नमस्कार दोस्तों, एसपी एजुकेट में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं हूं डॉक्टर अमित कुमार शुक्ल। जैसा कि पिछले क्लास में हम लोगों ने 19वीं-20वीं शताब्दी में भारत में मुस्लिम धर्म सुधार आंदोलन पढ़ रहे थे। इस क्रम में बहाबी आंदोलन, फरायजी आंदोलन, अहमदिया आंदोलन जैसे कुछ महत्वपूर्ण आंदोलनों की चर्चा किया गया था। आज इसी कड़ी में हम मुस्लिम धर्म सुधार आंदोलन से संबंधित दो अन्य महत्वपूर्ण आंदोलनों की चर्चा करेंगे, जिसे हम अलीगढ़ आंदोलन के नाम से जानते हैं। एक और दूसरा देवबंद आंदोलन के नाम से जाना जाता है, यानी अलीगढ़ आंदोलन तथा देवबंद आंदोलन। हम सबको मालूम है कि अलीगढ़ और देवबंद आंदोलन मुस्लिम धर्म सुधार आंदोलन में हुए सबसे बड़े आंदोलन है और बहुत प्रभावी आंदोलन है, जिनकी आज भी जड़ें बहुत गहरी हैं और जो भारत में आज भी अपने स्तर पर इस्लाम धर्म तथा इस्लाम में शिक्षा आदि के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। तो इसी कड़ी में आज हम पढ़ते हैं इस्लाम धर्म में जो सुधार का पार्ट 2 है, यानी कि पिछले क्लास में हमने पहले भाग में कुछ महत्वपूर्ण सुधार आंदोलनों के बारे में पढ़ा गया था और आज हम पढ़ेंगे सर सैयद अहमद खां तथा देवबंद आंदोलन के बारे में। तो दोस्तों, इसी कड़ी में सर सैयद अहमद खां और देवबंद आंदोलन को पढ़ने क्रम में हम ये जान लें कि दोनों ही आंदोलन, यानी कि सर सैयद अहमद खां का अलीगढ़ आंदोलन तथा देवबंद आंदोलन जिसका केंद्र सहारनपुर है। अलीगढ़ आंदोलन मतलब नाम से स्पष्ट है कि सर सैयद अहमद खां की गतिविधियों का केंद्र है और उसी चूंकि वही केंद्र है इसलिए उसे अलीगढ़ आंदोलन कहा गया था, और सहारनपुर में देवबंद आंदोलन का केंद्र रहा। इन दोनों ही आंदोलनों में एक विशेष विषमता क्या है कि अलीगढ़ आंदोलन जहां आधुनिक मूल्यों, आधुनिक तर्क पर इस्लाम की व्याख्या कर उसकी स्थापना का प्रयास करता है, जो मूल कुरान की तरफ लेकर जाना चाहता है, तो दूसरी तरफ इस्लाम की परंपरावादी रूढ़िवादी मान्यताओं के साथ जिसमें आधुनिक शिक्षा के स्थान पर मूल इस्लामिक शिक्षा की बात स्वीकार की गई है, इस तरह की विचारधारा के साथ देवबंद आंदोलन स्थापित होता है, दिखाई देता है ओवरऑल। तो इस तरह क्या हम देख सकते हैं कि इस्लाम धर्म में सर सैयद अहमद खां के द्वारा अलीगढ़ आंदोलन तथा एक सहारनपुर को केंद्र बनाकर देवबंद आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी, उसने भारतीय मुसलमानों में उनके सामाजिक, उनके राजनीतिक, उनके आर्थिक तथा धार्मिक के साथ साथ शैक्षणिक क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सर सैयद अहमद खां और अलीगढ़ आंदोलन। सबसे पहला टॉपिक है सर सैयद अहमद खां। सर सैयद अहमद खां, सर सैयद अहमद खां और अलीगढ़ आंदोलन इंपॉर्टेंट है। सर सैयद अहमद खां और अलीगढ़ आंदोलन ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसे हमें समझना चाहिए कि सर सैयद अहमद खां और अलीगढ़ आंदोलन काफी इंपॉर्टेंट है और यहां से हर बार प्रारंभिक परीक्षा तथा मुख्य परीक्षा में भी प्रश्न आते रहते हैं। तो आइए देखते हैं सर सैयद अहमद खां और अलीगढ़ आंदोलन। जहां तक सर सैयद अहमद खां और अलीगढ़ आंदोलन का प्रश्न है, तो आइए सर सैयद अहमद खां पर सबसे पहले चर्चा किया जाए। सर सैयद अहमद खां इस्लाम के उन सुधारकों में है जो पाश्चात्य शिक्षा और आधुनिक शिक्षा प्राप्त है, यानी यह एक आधुनिक शिक्षा प्राप्त व्यक्ति है। 1857 के भारत में जो विद्रोह हुआ, जिसे हम आज प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं, तो 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान यह उपस्थित थे। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में हिंदुओं और मुसलमानों ने कंधे से कंधा मिलाकर अंग्रेजी साम्राज्य के खिलाफ, ब्रिटानी साम्राज्य के खिलाफ, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ संघर्ष किया था, जिसमें बहुत बड़े क्षेत्र में, बहुत जगहों पर मुस्लिम नेता हुआ करते थे। यानी आंदोलन को कई प्रमुख क्षेत्रों में मुस्लिम लीडरों ने, मुस्लिम नेताओं ने उसको नेतृत्व प्रदान किया था।
जैसा कि हम सब जानते हैं कि अखिल भारतीय नेतृत्व तो बहादुर शाह जफर ने ही प्रदान किया था। दिल्ली में बख्त खान ने नेतृत्व प्रदान किया, लखनऊ में बेगम हजरत महल ने प्रदान किया, अहमदुल्ला, लियाकत अली, बहुत से ऐसे नेता हैं जिन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में नेतृत्व प्रदान किया। 1857 के इस क्रांतिकारी आंदोलन का अंग्रेजों ने जब 1858 में दमन कर दिया, तब उन्होंने भारतीयों के बीच शाश्वत फूट डालने का प्रयास किया। उन्होंने ये कोशिश की कि कैसे भारत में हिंदू मुस्लिम फिर एकजुट ना हो पाए और हिंदू और मुसलमान फिर एक संगठित आंदोलन न कर पाए। मुसलमानों ने 1857 के क्रांतिकारी आंदोलन को एक तरह से अपने राज्य की पुनर्प्राप्ति के लिए तथा भारत से अंग्रेजी शासन को, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को खदेड़ने के लिए हिंदुओं के साथ मिलकर, अन्य भारतीयों के साथ मिलकर आंदोलन किया, एक क्रांतिकारी आंदोलन का प्रयास किया था। किंतु अंग्रेजी शासन ने इसका निर्ममता पूर्वक दमन किया। अंग्रेजी इतिहासकारों, औपनिवेशिक इतिहासकारों ने इस क्रांतिकारी आंदोलन को अलग अलग नाम दिया, अलग अलग संज्ञा दी। कुछ ने तो इसे हिंदुओं का या विधर्मियों का, अन्य धर्मावलंबियों का ईसाईयत के खिलाफ विद्रोह कहा, रीज ने। इसी प्रकार कुछ ने ऐसा कहा कि मुसलमानों ने हिंदुओं को बगावत करने के लिए प्रेरित किया है। मुस्लिम शासक ज्यादा थे तो मुस्लिम शासकों ने हिंदुओं को बगावत के लिए प्रेरित किया, इसलिए दोषी मुस्लिम हैं। और इस अवधारणा के साथ 1857 के बाद, 1858 में विद्रोह के दमन के बाद अंग्रेजी शासन का एक नजरिया, एक तिरछी नजर इस्लाम के खिलाफ पड़ा, मुसलमानों के खिलाफ पड़ा। लेकिन इसी समय सर सैयद अहमद खां का प्रादुर्भाव होता है विशेष तौर पर, जिसे हम पढ़ने जा रहे हैं। 1857 के इस विप्लव के बाद सर सैयद अहमद खान को यह लगा कि सरकार अगर मुसलमानों से रुष्ट रहेगी तो ऐसे में मुसलमानों का न तो आधुनिकीकरण होगा, न उनका आर्थिक विकास होगा, और वो भारत में पूरी तरह पिछड़ जाएंगे। अतः सरकार से सहानुभूति प्राप्त करने के उद्देश्य से सरकार से इस्लामिक संस्थाओं की स्थापना में मदद प्राप्त करने के उद्देश्य से सर सैयद अहमद खान ने सरकार के हां में हां मिलाना शुरू कर दिया। और उन्होंने केवल हां में हां ही नहीं मिलाया, बल्कि धीरे धीरे सरकार की, यानी ब्रिटिश सरकार की कठपुतली बन गए और ब्रिटिश सरकार के साम्राज्यवादी नीति, उसके फूट डालो राज करो की नीति तथा उसके द्वारा, ब्रिटिश सरकार द्वारा शुरू किया गया भारत में सांप्रदायिक नीति के शिकार हो गए। सर सैयद अहमद खान ने यहां तक अपने लेखों के माध्यम से बताने की चेष्टा किया कि हिंदुओं से मुसलमान की निकटता जितनी है उससे अधिक निकटता ईसाइयों से है। सर सैयद अहमद खान ने यह बताने की कोशिश किया कि हम ईसाइयत के अधिक करीब हैं, इस्लाम ईसाइयत के अधिक करीब है बनस्बत हिंदुओं के। हम एक सेमेटिक रिलीजन से बिलोंग करते हैं, दोनों सेमेटिक रिलीजन से बिलोंग करते हैं। और हमारी संस्कृति, हमारा खान पान, ये सब हिंदुओं की तुलना में ज्यादा निकट है। ऐसे ही किसी व्यक्तित्व की तलाश
अंग्रेजों को थी। उन्होंने सर सैयद अहमद खां को मोहरा बनाने का प्रयास किया ताकि इनके माध्यम से भारत में हिंदू और मुसलमानों के बीच एक खाई पैदा किया जाए। सरकार ने धीरे धीरे सर सैयद अहमद खां को कई रूपों में संरक्षण देना और उनके कहने के मुताबिक मदद करना शुरू किया, जिसका दुष्परिणाम यह निकला कि सर सैयद अहमद खां न केवल इस्लाम के सुधारक के रूप में सामने आए, बल्कि वो कहीं ना कहीं भारत में सांप्रदायिकता को पैदा करने वाले शख्स के रूप में भी सामने आने लगे। हम ये नहीं कह सकते कि सर सैयद अहमद खां का उद्देश्य ही भारत में सांप्रदायिकता को फैलाना था, किंतु उनकी गतिविधियों से सांप्रदायिकता को बल अवश्य मिला। कहीं ना कहीं वह अंग्रेजी शासन की नीतियों का शिकार हो रहे थे। इसका खामियाजा भारत को आने वाले समय में भुगतना पड़ा। सर सैयद अहमद खां के बारे में अगर हम कुछ महत्वपूर्ण फैक्चुअल इंफॉर्मेशन की बात करें तो हम कह सकते हैं कि इन्होंने आधुनिक पकड़िएगा, आधुनिक मान्यता के आधार पर, आधुनिक मान्यताओं के आधार पर सुधार का, इस्लाम में सुधार का प्रयास किया। आधुनिक मान्यता के आधार पर इस्लाम में सुधार का इन्होंने प्रयास किया था, सुधार की कोशिश की थी। समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन्होंने 1857 के विद्रोह के बाद अखबारे बगावते हिंद, समझिएगा 1860 में इन्होंने अखबार ए बगावत ए हिंद, समझिए इन्होंने अखबार बगावते हिंद, बहुत इंपॉर्टेंट, की रचना की। ये लिखा, अखबार बगावते हिंद का प्रकाशन किया और इसे विद्रोह बताया। 1857 के क्रांतिकारी गतिविधियों को इन्होंने सिपाही विद्रोह कहा, यानी कि भारतीयों द्वारा विद्रोह की संज्ञा दी। ये पहले भारतीय थे जिन्होंने 1857 के विद्रोह के बाद या क्रांतिकारी गतिविधियों के बाद भारतीय भाषा में कुछ लिखा। ऐसा करने वाले पहले भारतीय थे। 1860 में ही इन्होंने अखबार बगावते हिंद का, समझिएगा अखबार बगावते हिंद की रचना की। इसमें उन्होंने मुसलमानों की छवि सुधारने एवं विद्रोह के दायित्व से मुक्त करने का प्रयास किया। इसके माध्यम से उन्होंने ये बताने का कोशिश किया कि भाई इस विद्रोह के लिए, जो 1857 में विद्रोह हुआ, उस विद्रोह के लिए मुसलमान जिम्मेदार नहीं है। इसका उद्देश्य ही था, इसको अखबार बगावते हिंद के प्रकाशन का उद्देश्य ही था कि कैसे हम मुसलमानों की छवि को सुधारा जाए, कैसे मुसलमानों की छवि सुधारी जाए, समझिएगा मुसलमानों की छवि कैसे सुधारी जाए, ये एक मुद्दा था। पहला मुद्दा तो यही था। दूसरा मुद्दा क्या था कि अखबार बगावते हिंद की कि जो विद्रोह हुआ है, इनके अनुसार जो 1857 में विद्रोह हुआ, उसके लिए मुसलमान जिम्मेदार नहीं है। क्योंकि अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि अंग्रेज सबसे जिम्मेदार किसको मानते थे, तो सबसे अधिक जिम्मेदार मुसलमानों को मानते थे इस विद्रोह के लिए। लेकिन सर सैयद अहमद खान ने बताया कि विद्रोह के लिए मुसलमान जिम्मेदार नहीं है, ये बताने की कोशिश किया और अपनी निकटता, इस्लाम की निकटता ईसाईयत से करने की कोशिश करने लगे। तो सर सैयद अहमद खान के बारे में इतनी बात कही अभी तक कि आधुनिक मान्यताओं के आधार पर इस्लाम में सुधार का इन्होंने प्रयास किया और 1860 में इन्होंने क्या किया, अखबार बगावते हिंद की, समझिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अखबार बगावते हिंद की इन्होंने क्या किया, रचना किया। इसका दो ही उद्देश्य था। उद्देश्य नंबर 1 कि मुसलमानों की छवि कैसे सुधारी जाए, और उद्देश्य नंबर मैंने कहा 2 कि विद्रोह के लिए मुसलमान जिम्मेदार नहीं है,
ये अंग्रेजों को उन्होंने बताने की कोशिश किया। आप इस बात को समझिए। और मैंने कहा कि 1857 के गदर पर किसी हिंदुस्तानी द्वारा लिखी यह प्रथम कृति थी। समझिएगा, 1857 के गदर पर, काफी इंपॉर्टेंट है कि किसी हिंदुस्तानी द्वारा लिखी क्या थी, यह पहली कृति थी। किसी हिंदुस्तानी द्वारा लिखा क्या था, ये लिखा यह पहला कृति है या पहली कृति है। समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पहली कृति किसी हिंदुस्तानी द्वारा लिखित यह पहली कृति है। और ये प्रश्न पीसीएस में पूछ चुका है कि 1857 के गदर पर सर्वप्रथम किस भारतीय ने रचना किया, सर्वप्रथम किस भारतीय ने लिखा, तो लिखने वाले कोई और नहीं बल्कि सर सैयद अहमद खां है। इसे समझिए, काफी इंपॉर्टेंट है कि वो कोई और नहीं बल्कि सर सैयद अहमद खां हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप समझिएगा। अब इसके अतिरिक्त हमें क्या दिखाई देता है कि 1864 में इन्होंने, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे समझिए, सर सैयद अहमद खान ने 1864 में साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की। साइंटिफिक सोसाइटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1864 में सर सैयद अहमद खान ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किया है। इसे समझिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, साइंटिफिक सोसाइटी। साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की। इनके द्वारा सबसे पहले मैंने क्या कहा, सबसे इंपॉर्टेंट है अखबार बगावत हिंद, ये पूछ चुका है, इसकी स्थापना किया। 1864 में क्या किया, साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किया। और इसका उद्देश्य क्या है, विदेशी पुस्तकों का उर्दू में अनुवाद कराना। उद्देश्य क्या था, सबसे पहले क्या था, विदेशी पुस्तकों का उर्दू में अनुवाद कराना। एक्चुअली पहले अनुवाद विभाग था, उर्दू में अनुवाद कराना इसका उद्देश्य रखा गया। पहले एक्चुअली ये एक अनुवाद विभाग था जिसका मूल उद्देश्य था कि कैसे विदेशी पुस्तकों का उर्दू में अनुवाद करा दिया जाए ताकि अधिकाधिक इस्लामिक लोग इसे पढ़ सकें और उनमें आधुनिक शिक्षा का विकास हो सके, आधुनिक ज्ञान विज्ञान से वो परिचित हो सके। तो साइंटिफिक सोसाइटी एक्चुअली पहले एक अनुवाद विभाग था, अनुवाद करने की जगह थी, बाद में इसे साइंटिफिक सोसाइटी नाम दिया गया था। तो इस तरह से हमने क्या कहा कि साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना 1864 में किसने किया, तो सर सैयद अहमद खान ने 1864 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किया था। इसे समझिएगा, एक साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किया, ये इंपॉर्टेंट है। आगे ध्यान दीजिएगा, 1870 में इन्होंने तहजीबुल अखलाक नामक एक पत्रिका का प्रकाशन किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, 1800, यहां ध्यान दीजिए, सर सैयद अहमद खान ने आगे क्या किया, 1870 में इन्होंने तहजीब उल अखलाक नामक पत्रिका, बहुत इंपॉर्टेंट है, तहजीब उल अखलाक नामक एक पत्रिका का इन्होंने, तहजीब उल अखलाक नामक एक पत्रिका का प्रकाशन किया। 1870 में इन्होंने तहजीब उल अखलाक नामक एक पत्रिका का प्रकाशन किया। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसे समझिए कि सर सैयद अहमद खान ने क्या किया, 1870 में एक तहजीब उल अखलाक नामक पत्रिका का प्रकाशन किया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे पूछ चुका है। और इस तहजीब उल अखलाक नामक जो पत्रिका थी, क्योंकि इसे पूछा जा चुका है, समझिएगा, इसको हिंदी में कहते हैं सभ्यता और नैतिकता। इसे हिंदी में कहते हैं सभ्यता और नैतिकता, काफी इंपॉर्टेंट है। तहजीबुल अखलाक को क्या बोलते हैं, सभ्यता और नैतिकता, इसे हिंदी में कहते हैं सभ्यता और नैतिकता। और इसका मूल उद्देश्य वही है, समझिएगा, इसका मूल उद्देश्य क्या था कि इस्लाम में सामाजिक कुरीतियों को दूर करने का प्रयत्न करना। समझिए, इसका उद्देश्य क्या था, इस पत्रिका का उद्देश्य क्या है कि इस्लाम में जो सामाजिक कुरीतियां आ गई हैं, इस्लाम में जो सामाजिक कुरीतियां आ गई, उस सामाजिक कुरीतियों को दूर किया जाए। इस्लाम में सामाजिक कुरीतियों को, इस्लाम में जो सामाजिक कुरीतियां आ गई उसे क्या किया जाए, उसे दूर किया जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो मैंने तीसरा पॉइंट अभी जो बताया बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थर्ड पॉइंट है सर सैयद अहमद खां से। पहला 2 पॉइंट यहां आपने देखा। पहला पॉइंट मैंने कहा कि आप यूं देख सकते हैं कि उन्होंने आधुनिक मान्यता पर, बल्कि इससे पहला पॉइंट कहिए, आधुनिक मान्यता पर के आधार पर इस्लाम में सुधार करने का प्रयास किया। दूसरा पॉइंट हमने कहा कि 1860 में इन्होंने क्या किया, अखबार बगावत हिंद की रचना की, जो जिसके माध्यम से उन्होंने ये बताने की कोशिश किया। इसका उद्देश्य 2 उद्देश्य रखा गया था। एक कि पहला उद्देश्य क्या था कि मुसलमानों की सरकार की नजर में छवि सुधारी जाए, और दूसरा उस उद्देश्य उसका क्या था कि मुसलमान 1857 के विद्रोह के लिए जिम्मेदार नहीं है, सरकार को यह बताना था। और ये जो अखबार बगावत हिंद नामक पत्रिका जो पत्र निकाला गया था सर सैयद अहमद खां द्वारा, वो किसी भी हिंदुस्तानी द्वारा 1857 के गदर पर पहला समाचार पत्र है। इसे हमें समझना होगा। आगे ध्यान दीजिए। इसके अतिरिक्त मैंने कहा कि इन्होंने तीसरा जो पॉइंट है कि 1864 में साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किया था, और वह पहले एक्चुअली क्या था कि विदेशी पुस्तकों का हिंदी में अनुवाद करने का काम उसके माध्यम से किया जाता था। बाद में इसको साइंटिफिक सोसाइटी के माध्यम से ज्ञान विज्ञान तथा तर्क और खासकर विज्ञान के क्षेत्र में मुस्लिम युवाओं को प्रेरित करने का काम और उनके लिए सामग्रियों को एकत्रित करने आदि का काम यहाँ किया गया। ओवरऑल हम इसके अतिरिक्त क्या देखते हैं कि चौथा पॉइंट जो यहाँ पर है वो ये है कि इस पॉइंट को बहुत इंपॉर्टेंट समझिए। ये है कि 1870 में इन्होंने तहजीबुल अखलाक पत्रिका निकाला, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, सभ्यता और नैतिकता। और इसका उद्देश्य क्या था, इस्लाम में सामाजिक कुरीतियों को दूर करना। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इस्लाम में सामाजिक कुरीतियों को दूर करना। आइए आगे देखते हैं। सर सैयद अहमद खां ने बहुत इंपॉर्टेंट बात है, चौथा पॉइंट हम देखते हैं। सर सैयद अहमद खान ने कुरान पर टीका लिखा। पांचवा जो पॉइंट है, सर सैयद अहमद खान ने क्या किया, तो इन्होंने कुरान पर टीका लिखा। सर सैयद अहमद खान ने कुरान पर टीका लिखा, यह बड़ा इंपॉर्टेंट है। और न केवल कुरान पर इन्होंने टीका लिखा, बल्कि कुरान की आधुनिक व्याख्या पर जोर दिया, जिसके माध्यम से उन्होंने क्या किया, कुरान की आधुनिक व्याख्या पर बल दिया कि कुरान को मॉडर्न सिनेरियो में देखा जाना चाहिए, न कि परंपरागत रूप से। भाई कुरान पैगंबर मोहम्मद की रचना है, या यूं कह सकते हैं कि ईश्वरीय रचना है। पैगंबर मोहम्मद को उसका इल्म हुआ और उन्होंने लिख डाला। इस्लाम के अनुसार उसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता। वेदों में जैसे वेदों के संदर्भ में है कि यह अपौरुषेय है, वेद ईश्वरीय कृति है और वेद अंतिम सत्य है, ऐसा दयानंद सरस्वती मानते हैं। लेकिन वेदों को आधुनिक संदर्भ में रखना, कुरान को आधुनिक संदर्भ में रखना, यह उचित है और देश काल परिस्थिति सम्मत है, होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर वेदों की रचना आज से 3500 साल पहले प्रारंभ हुई माने जाता है, 1500 ईसा पूर्व के आसपास। और क्या 3500 साल में सभ्यता में बदलाव नहीं हुआ? बहुत बदलाव हुआ। 3500 वर्ष पहले की देश काल परिस्थितियां, उस समय का सामाजिक आर्थिक राजनीतिक सांस्कृतिक परिदृश्य और आज के परिदृश्य में बहुत अंतर आ चुका है। तो वेदों की मान्यताओं को, मूल मान्यताओं को अगर आज की परिस्थितियों के आलोक में रखा जाए तो ज्यादा न्याय संगत होगा। इसी प्रकार आज से 1500 वर्ष पहले, लगभग 1500 वर्ष पहले जब कुरान की रचना हुई या कुरान जब लिखा गया या कुरान उतरा, तो 1500 वर्ष पहले की परिस्थितियां, अरब की परिस्थितियां, देश काल परिस्थिति भिन्न थी और 20वीं 21वीं सदी की परिस्थितियां भिन्न है। तो अगर कुरान को भी वर्तमान देश काल परिस्थिति के अनुरूप उसकी आधुनिक संदर्भ में व्याख्या किया जाए तो अधिक न्याय संगत होगा। संभवतः इसी दृष्टिकोण से सर सैयद अहमद खान ने, बहुत इंपॉर्टेंट है, सर सैयद अहमद खान ने
सर सैयद अहमद खान द्वारा क्या किया गया, कुरान की आधुनिक, कुरान पर उनके द्वारा टीका लिखा गया, कुरान पर टीका लिखा, कॉन्सेप्ट पकड़िएगा। और इस टीका लिखने के दौरान हमने क्या कहा कि इन्होंने कुरान की आधुनिक व्याख्या पर बल दिया, ताकि आधुनिक संदर्भ में कुरान को अगर हम रखेंगे तो इससे इस्लामिक समाज का भला होगा। इसी कड़ी में उन्होंने क्या किया, बहुत इंपॉर्टेंट काम किए सर सैयद अहमद खान द्वारा। कुछ उन्होंने एक काम किया कि इस्लाम में जो पर्दा प्रथा है, पर्दा प्रथा, इस्लाम में पर्दा प्रथा का उन्होंने विरोध किया, पर्दा प्रथा का विरोध किया, क्योंकि पर्दा प्रथा कहीं ना कहीं स्वतंत्रता का क्या है, पर्दा प्रथा ये स्वतंत्रता का विरोधी है। पर्दा प्रथा स्वतंत्रता का बिल्कुल विरोधी है, कॉन्सेप्ट पकड़िएगा। इस्लाम में पर्दा प्रथा का विरोध किया, जो पर्दा प्रथा विद्यमान थी, और उनके अनुसार ये पर्दा प्रथा क्या है, ये स्वतंत्रता का विरोधी है। जैसे इस्लामिक महिलाएं बुर्का पहनती हैं जिसे सिर से पांव तक ढका रहे, उस युग के परिप्रेक्ष्य में कुछ लोग यह तर्क दे सकते हैं कि ठीक है, क्योंकि आक्रांता आते थे, बहु बेटियों को उठा ले जाते थे। इसी प्रणाली के आधार पर भारत में जौहर प्रथा भी देखी गई, जिसमें हजारों राजपूत स्त्रियां और अन्य महिलाएं शहीद हो गई, उन्होंने अपने आप को अग्नि में प्रज्वलित कर दिया। तो यह भी मुमकिन है कि जो उस समय की परिवेश परिस्थिति रही हो, जिसमें स्त्री को अधिकाधिक रूप से ढकने की कोशिश की गई ताकि वो किसी व्यभिचारी की उस पर नजर न पड़े, बाल विवाह शुरू हो गया, पर्दा प्रथा शुरू हो गया, ऐसी चीजें हो सकती हैं कि आक्रांताओं के कारण हुई हो। अगर कुछ तर्क देने वाले वहां इसे जायज ठहराते हैं, तो कम से कम आज एक आधुनिक समाज, लोकतांत्रिक समाज में जब हम जी रहे हैं, जहां पर इकाई की संप्रभुता विद्यमान है, सॉवरेंटी ऑफ इंडिविजुअल के अंतर्गत हर किसी को हर प्रकार की स्वतंत्रता प्राप्त है और युक्तियुक्त स्वतंत्रता दी गई है, हमें मूल अधिकार दिया गया है, वर्ण की स्वतंत्रता है, तो ऐसे में हम पर्दा प्रथा को अगर वर्तमान संदर्भ में उचित माने तो यह निंदनीय है। इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो सर सैयद अहमद खान ने पर्दा प्रथा का विरोध करके कहीं ना कहीं आधुनिक परिप्रेक्ष्य में इस्लाम को खड़ा करने का एक प्रयास किया, जो बेहतर प्रयास नजर आता है। तो पर्दा प्रथा, उन्होंने पर्दा प्रथा का विरोध किया। दूसरा उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने पीर मुरीदी परंपरा, समझिएगा, पीर मुरीदी परंपरा, इसका भी विरोध किया, पीर मुरीदी परंपरा का विरोध किया, बड़ा इंपॉर्टेंट है। उन्होंने पीर मुरीदी परंपरा का विरोध किया। उन्होंने पीर मुरीदी परंपरा का विरोध किया, काफी इंपॉर्टेंट है पीर मुरीदी परंपरा। यह क्या है, इसको समझना चाहिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इस्लाम में जब सूफीज्म का उदय हुआ, सूफीवाद का उदय हुआ, तो उस समय गुरु शिष्य परंपरा बहुत प्रभावी रूप से सामने आई। पीर अर्थात गुरु और मुरीद अर्थात शिष्य, एक ऐसी श्रृंखला चली, एक ऐसा इस्लाम में सिद्धांत स्पष्ट रूप से सामने आने लगा सूफीज्म के माध्यम से, जिसमें अपने गुरु को सब कुछ मानकर उसके सामने एक व्यक्ति समर्पण करता था। और इस्लाम में समर्पण केवल अल्लाह के सामने किया जा सकता है, कहीं और नहीं। इस दृष्टिकोण से कहीं ना कहीं सर सैयद अहमद खान कुरान पर आधारित इस्लामिक परंपरा के आधार पर यह बताने का प्रयास किया कि पीर मुरीदी परंपरा ठीक नहीं है, हमें केवल अल्लाह के सामने ही समर्पण करना चाहिए। तो 5वें पॉइंट में हमने आपको बताया कि उन्होंने कुरान की पर टीका लिखा और उन्होंने कुरान की आधुनिक संदर्भ में व्याख्या किया या उस पर बल दिया। 6वां पॉइंट है कि उन्होंने पर्दा प्रथा का विरोध किया और इसे स्वतंत्रता का विरोधी माना। और 7वां पॉइंट है कि उन्होंने पीर मुरीदी परंपरा का भी क्या किया, विरोध किया। ये उनके द्वारा किया गया प्रमुख कार्य है, आप इसे देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप ये देखेंगे कि
सर सैयद अहमद खां 1869 में, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1869 में वो इंग्लैंड गए और इंग्लैंड जाने का उनका मूल उद्देश्य था कि इस्लाम के लिए, इस्लाम में सुधार के लिए, उनके शिक्षा आदि के लिए वहां से क्या लेकर आया जाए, क्या किया जाए। कॉन्सेप्ट पकड़िएगा। तो जब ये 1869 में इंग्लैंड गए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझिएगा। तो विशेष तौर पर हमें क्या दिखाई देता है कि जब ये 1869 में इंग्लैंड गए तो इन पर वहां जाने के बाद पाश्चात्य परंपरा, पाश्चात्य शिक्षा, कॉन्सेप्ट पढ़िएगा, पाश्चात्य शिक्षा से बहुत प्रभावित हुए। समझिए, ये वहां गए तो पाश्चात्य परंपरा और शिक्षा से अत्यधिक प्रभावित हुए और वैसा ही कुछ भारत में करने का उन्होंने प्रयास किया। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। इसी के साथ हमें क्या दिखाई देता है कि एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, डब्ल्यू हंटर की पुस्तक इंडियन मुस्लिम में सुझाव दिया गया कि सरकार को मुसलमानों से समझौता कर उसे अपने पक्ष में मिलाना चाहिए। कॉन्सेप्ट पढ़िएगा। डब्ल्यू हंटर की पुस्तक इंडियन मुस्लिम में सुझाव दिया गया कि सरकार को मुसलमानों से समझौता कर उसे अपने पक्ष में मिलाना चाहिए। समझिएगा, इंडियन एक इंपॉर्टेंट, इसी समय एक अलग बात दिखाई देती है, उसे समझिए कि डब्ल्यू हंटर, या इसे समझिए कि डब्ल्यू हंटर की पुस्तक का नाम है, एक लेखक है डब्ल्यू हंटर, इनकी पुस्तक का नाम है इंडियन मुस्लिम, इंडियन मुस्लिम या इंडियन मुसलमान, इंडियन मुस्लिम इनकी पुस्तक का नाम है। इससे, इस पुस्तक से एक बहुत बड़ा रहस्योद्घाटन होगा। समझिएगा, इंडियन मुस्लिम यानी भारतीय मुसलमान, इस पुस्तक का नाम है डब्ल्यू हंटर। इस पुस्तक में क्या कहा गया कि इस पुस्तक में डब्ल्यू हंटर ने ब्रिटिश सरकार को उस समय यह सुझाव देने की कोशिश किया कि आप मुसलमानों के साथ एक समझौता करो ताकि भारत में अधिकांश जो मुसलमान हैं, हिंदुओं के बाद दूसरी सबसे बड़ी आबादी, उस सरकार के साथ मिल जाए। यानी मुसलमानों को सरकार के साथ जोड़ने का एक ऐसा प्रयास जिससे भारत में हिंदू मुस्लिम एकता कभी ना पनपे और कोई राष्ट्रीय आंदोलन खड़ा ना होने पाए और भारत में सांप्रदायिकता का विकास हो। यानी डब्ल्यू हंटर की पुस्तक से हमें एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखाई देती है कि इसमें ही सांप्रदायिकता की बू आती है और कहीं ना कहीं यही इसमें ही हमें फूट डालो, फिर से फूट डालो, राज करो की नीति भी दिखाई देती है। फूट डालो, राज करो की नीति दिखाई देती है। समझिएगा, फूट डालो और राज करो की नीति स्पष्ट होती है डब्ल्यू हंटर की पुस्तक से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि फूट डालो और राज करो की नीति इससे हमें साफ रूप से दिखाई देती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखिएगा, इन्होंने अंग्रेजों के समर्थन से महारानी विक्टोरिया की वर्षगांठ पर 24 मई 1875 को अलीगढ़ में एक स्कूल की स्थापना की। कॉन्सेप्ट पकड़िएगा। ये आप सब जानते हैं कि 1875 को इन्होंने क्या किया, 1875 में इन्होंने अलीगढ़ में एक स्कूल की स्थापना की, स्कूल की स्थापना। और वो क्या था, वो रानी विक्टोरिया का, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1875 में इन्होंने अलीगढ़ में, काफी इंपॉर्टेंट है, एक स्कूल की स्थापना की। यही स्कूल 1879 में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के रूप में स्थापित हुआ था। आप सब जानते हैं इसको। तो 18, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे समझना होगा। 79 में इसे ही क्या नाम दिया गया, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के रूप में इसे ही जाना गया। समझिएगा, जो आगे चलकर अलीगढ़ विश्वविद्यालय के रूप में बाद में यही क्या हुआ,
आगे चलकर यही मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के रूप में जाना गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे कई बार पूछ चुका है, काफी इंपॉर्टेंट है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना 1875 से ही माना जाता है, यद्यपि उस समय स्कूल था। आगे चलकर ये क्या बना, 4 साल बाद मुसलमानों के लिए मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बन गया। और उसके बाद हमें क्या दिखाई देता है कि इसे ही आगे 1919 तक के आसपास जाते जाते यही अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के रूप में सामने आया। ये आप देख सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या थी कि इसे समझिएगा, सर थियोडोर बेक समझिएगा, सर पूछ चुका है थियोडोर बेक जो है वह अलीगढ़ मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के पहले प्रिंसिपल बने। इंपॉर्टेंट है, थियोडोर बेक इंपॉर्टेंट है काफी कि थियोडोर बेक जो है प्रिंसिपल अलीगढ़ में जो मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज था उसके पहले क्या बने, ये प्रिंसिपल बने। और इसको समझिएगा, थियोडोर बेक के प्रभाव के कारण ही अलीगढ़ आंदोलन का एक उद्देश्य मुसलमानों को कांग्रेस से दूर करने का प्रयास था। इसे समझिए, काफी इंपॉर्टेंट है। आगे हमें दिखाई देता है, क्या आगे बढ़ते हैं सर सैयद अहमद खां के बारे में। तो इतनी बातों के बाद आप ये समझिए कि सर सैयद अहमद खान ने मुसलमानों के लिए सरकार से बहुत कुछ प्राप्त करने की कोशिश किया। इसी कड़ी में जब 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई, 1885 में जब कांग्रेस की स्थापना हुई, 85 में अखिल भारतीय जब कांग्रेस की स्थापना हुई, तब सर सैयद अहमद खान ने कॉन्सेप्ट पकड़ना, कांग्रेस की स्थापना हुई तो मैंने कहा कि तब सर सैयद अहमद खान ने विरोध किया, इसका बहुत प्रबल विरोध किया। जब 1885 में मैंने कहा कांग्रेस की स्थापना हुई, तब सर सैयद अहमद खान ने इसका प्रबलता से या प्रमुख आप कह सकते हैं मुखर रूप से इसका विरोध किया। और तो और उन्होंने ना केवल विरोध किया बल्कि प्रत्युत्तर में क्या किया, इन्होंने न केवल विरोध किया बल्कि सर सैयद अहमद खान ने पहला पॉइंट की एक तो विरोध किया, दूसरा पॉइंट उन्होंने क्या किया, बनारस के महाराजा शिव प्रताप सितारे हिंद के साथ मिलकर, समझिएगा, बनारस के महाराजा शिव प्रताप सितारे हिंद के साथ मिलकर इन्होंने एक संस्था बनाई जिसका मूल उद्देश्य यह था कि सरकार के साथ या सरकार के प्रति हम भक्ति भाव रखते हैं। और वो संस्था थी पैट्रियोटिक एसोसिएशन, समझिएगा, जिसे हम सामान्य हिंदी में कहते हैं राजभक्त सभा, अखिल भारतीय राजभक्त सभा, शॉर्ट में कहते हैं, क्या कहते हैं उसे, राजभक्त सभा कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। तो सर सैयद अहमद खां ने पहला काम क्या किया कि कांग्रेस का विरोध किया, और दूसरा काम क्या किया कि प्रत्युत्तर में उन्होंने राजभक्त सभा की स्थापना कर डाली। और तो और तीसरा पॉइंट समझिए, इन्होंने तीसरा पॉइंट क्या किया, इन्होंने युवाओं से, खासकर मुस्लिम युवाओं से अपील किया कि युवाओं से उन्होंने अपील किया, समझिएगा, अपील किया कि युवा कांग्रेस से दूर रहें। अपील किया कि युवा क्या करें, कांग्रेस से दूर रहें, कांग्रेस से दूर रहें। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये समझिएगा। उन्होंने मुस्लिम युवाओं से यह कहा कि आप कांग्रेस से दूर रहिए। आपको मालूम है कि कांग्रेस के तीसरे अध्यक्ष, पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी 1885 में बंबई में हुए। इसकी कांग्रेस का जो दूसरा अधिवेशन कलकत्ता में हुआ, जहां दादा भाई नौरोजी ने इसकी अध्यक्षता किया। और कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन चेन्नई यानी कि मद्रास में हुआ, और जिसकी अध्यक्षता पहला मुस्लिम बदरुद्दीन तैयब जी ने किया था। जब बदरुद्दीन तैयब जी ने कांग्रेस की अध्यक्षता की तो सर सैयद अहमद खान ने उन्हें भला बुरा कहा। तो ध्यान दीजिए,
चौथा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्होंने कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी का विरोध किया। कॉन्सेप्ट पकड़िए, बदरुद्दीन तैयब जी का खुलकर विरोध किया सॉरी, और यह बताने की कोशिश किया कि बदरुद्दीन युवा मुसलमानों को गुमराह कर रहे हैं। यानी इस प्रकार हम एक चीज बिल्कुल स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं सर सैयद अहमद खान ने पूरी तरह से अंग्रेजी साम्राज्य की निष्ठा प्राप्त करने के लिए, मुसलमानों को ईसाईयत से जोड़ने के लिए, उनके करीब बताने के लिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन तथा हिंदू मुस्लिम एकता को ताक पर रख दिया, जिसका दुष्परिणाम आगे दिखाई देता है। इस प्रकार जब तक सर सैयद अहमद खान जीवित थे, उन्होंने मुसलमानों को और मुस्लिम समाज के लिए अंग्रेजों से सहूलत प्राप्त करना चाहा, मुस्लिम समाज में सुधार करने का प्रयास करने की कोशिश किया, मुस्लिम समाज को, मुस्लिम धर्म को आधुनिक संदर्भों में व्याख्यायित करने की कोशिश किया। इस दृष्टिकोण से उनका कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण नजर आता है। किंतु एक जो समस्या उनके कारण या उनके कार्यों से उत्पन्न हुई वह यह थी कि वह मुसलमानों की इस रणनीति, वह अंग्रेजों की इस रणनीति को समझे या जानबूझकर नजरअंदाज कर दिए कि फूट डालो और राज करो की नीति के तहत, हमने पीछे आपको एक एक बताया है कि फूट डालो और राज करो की नीति के तहत, ध्यान दीजिए, फूट डालो और राज करो की नीति के तहत अंग्रेजों ने यह सदैव प्रयास किया कि हिंदू और मुसलमान कभी एकजुट न हो पाए और 1857 के क्रांतिकारी आंदोलन की तरह फिर कोई क्रांतिकारी आंदोलन भारत में उपस्थित ना हो, ये उनका मूल उद्देश्य था ओवरऑल। तो इस तरह हम लोगों ने अभी आज के क्लास के एक महत्वपूर्ण टॉपिक को समाप्त किया, और वो टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, सर सैयद अहमद खां और अलीगढ़ आंदोलन। आइए अब आज का आखिरी टॉपिक देखते हैं, वो है देवबंद आंदोलन। बहुत इंपॉर्टेंट है देवबंद आंदोलन। देवबंद आंदोलन समझिए, देवबंद आंदोलन के बारे में कुछ बातें मैं पहले लिख देता हूं, फिर उसको चर्चा कर देता हूं आपके सामने। जैसे पहला पॉइंट, यह इस्लाम में अर्थात इस्लामिक मान्यताओं में किसी प्रकार के परिवर्तन का विरोधी था। जैसे सर सैयद अहमद खान ने क्या किया, कई तरह के परिवर्तन करने की कोशिश किया, लेकिन देवबंद आंदोलन किसी भी प्रकार के इस्लाम में परिवर्तन का बिल्कुल विरोधी था, स्पष्ट विरोधी। दूसरा पॉइंट, ननौतवी और गंगोही, अभी मैं स्पष्ट करूंगा, गंगोही, ननौतवी और गंगोही इसके प्रमुख प्रारंभिक नेता थे, इसके प्रमुख प्रारंभिक नेता तथा संस्थापक थे। बाद में प्रमुख प्रारंभिक नेता, बाद में कॉन्सेप्ट पकड़िएगा, बाद में अबुल कलाम आजाद, अबुल कलाम आजाद, समझिए बहुत इंपॉर्टेंट है। शिबली नुमानी, शिबली नुमानी, बाद में मैंने कहा अबुल कलाम आजाद, शिबली नुमानी,
जैसे महत्वपूर्ण नेता इनसे जुड़े जिन्होंने कुछ परिवर्तन को आधार माना या परिवर्तन करने का प्रयास किया। इसका केंद्र उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में स्थित है। इसके अतिरिक्त इसके गतिविधियों का अन्य प्रमुख केंद्र लखनऊ है। इसकी गतिविधि का अन्य प्रमुख केंद्र लखनऊ भी है, लेकिन मुख्य केंद्र इसका कहां है तो सहारनपुर आज भी है। लखनऊ भी इसकी प्रमुख शाखा है, जहां नदवत उल नामक स्कूल की स्थापना भी की गई है। और इन्होंने क्या किया, अगला समझिए। इस पॉइंट को पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूं सिरे से, फिर आगे बढ़ते हैं कि इस्लाम में जितने भी सुधार आंदोलन हुए उसमें एक सुधार आंदोलन देवबंद आंदोलन हुआ है। देवबंद आंदोलन अलीगढ़ आंदोलन का बिल्कुल विरोधी आंदोलन है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने अलीगढ़, समझिएगा, अलीगढ़ आंदोलन का विरोध किया। अलीगढ़ आंदोलन का इन्होंने विरोध किया, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने देवबंद आंदोलन ने अलीगढ़ आंदोलन का विरोध किया और यहां तक कि इन्होंने सर सैयद अहमद खां के खिलाफ, खां के विरुद्ध इन्होंने फतवा जारी किया। समझिएगा, इन्होंने सर सैयद अहमद खां के खिलाफ क्या किया, फतवा जारी किया। काफी इंपॉर्टेंट चीजें मैं बता रहा हूं इस समय, आपको इसको समझना चाहिए एक एक पॉइंट को, कि ना केवल ये सब हुआ बल्कि इन्होंने क्या किया, सर सैयद अहमद खां के खिलाफ फतवा भी जारी कर दिया। आगे समझिए कि देवबंद आंदोलन सर सैयद अहमद खां के अलीगढ़ आंदोलन का बिल्कुल विरोधी था, क्योंकि सर सैयद अहमद खां अपने अलीगढ़ आंदोलन के माध्यम से इस्लाम के मूलभूत सिद्धांतों में परिवर्तन न लाकर कुछ उसको आधुनिक संदर्भ में व्याख्या करके कुछ परिवर्तन लाना चाहते थे, जैसे पर्दा प्रथा को समाप्त करना, स्त्री शिक्षा की वकालत करना। अभी समझिएगा, सर सैयद अहमद खान ने स्त्री शिक्षा की वकालत किया, आधुनिक शिक्षा की वकालत किया, उर्दू के स्थान पर अंग्रेजी या उर्दू के साथ अंग्रेजी की वकालत, पश्चिमी ज्ञान विज्ञान को ले आने का प्रयास, सब सर सैयद अहमद खान ने किया था। देवबंद आंदोलन इसे समर्थन प्रारंभ में बिल्कुल नहीं देता। उसके अनुसार इस्लाम में किसी तरह का परिवर्तन हराम है, इस्लाम में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, वो मूलभूत जो मान्यताएं हैं उसी पर इस्लाम को टिका रहना चाहिए। अब इसके दो प्रमुख नेताओं की हमने चर्चा किया, जिसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। मैंने दो प्रमुख नेताओं की चर्चा किया, जिसमें मोहम्मद कासिम ननौतवी और रशीद अहमद गंगोही। समझिएगा, पूरा नाम इनका क्या है, मोहम्मद कासिम ननौतवी और इनका नाम है रशीद अहमद गंगोही। बहुत इंपॉर्टेंट, रशीद अहमद गंगोही। तो ननौतवी और गंगोही जो है, इन्होंने ही देवबंद आंदोलन शुरू किया था। इनको ये श्रेय जाता है इस आंदोलन को शुरू करने के लिए। समझिएगा, आगे चलकर मैंने कहा कि इसमें अबुल कलाम आजाद और शिबली नुमानी जैसे लोग जुड़ जाते हैं। और इन्होंने क्या किया, जब अबुल कलाम आजाद और शिबली नुमानी जैसे नेता जुड़े, तब इन्होंने 1894 से 96 में लखनऊ में नदवतुल उलेमा नामक एक स्कूल खोला था। इन्होंने, समझिएगा, शिबली नुमानी ने क्या किया, लखनऊ में नदवत उल उलेमा, समझिएगा, नदवत उल उलेमा नामक एक स्कूल की स्थापना, एक कॉलेज की स्थापना, एक स्कूल की स्थापना शिबली नुमानी के प्रयास से किया गया था लखनऊ में। कहां पर, इंपॉर्टेंट है ये, लखनऊ में नदवत उल उलेमा की स्थापना किया गया था। और वे परंपरागत इस्लामी शिक्षा प्रणाली को आधुनिक बनाने के पक्षधर थे। तो ये जो थे शिबली नुमानी, ये परंपरागत इस्लामिक पद्धति से जो शिक्षा दिया जाता था उसको आधुनिक बनाने के समर्थक थे। यद्यपि जो प्रारंभिक जो नेता है वो कतई ये सब स्वीकार नहीं करते, उनका तो मूल उद्देश्य कोई परिवर्तन ना हो, किंतु शिबली नुमानी जो है वो परंपरागत इस्लामिक शिक्षा को आधुनिक बनाने का प्रयास करते नजर आते हैं। और इसी के लिए उन्होंने एक नदवत उल उलेमा नामक संस्था की स्थापना लखनऊ में किया था।
और इनके नाम पर आपको मालूम है कि आजमगढ़ में भी एक कॉलेज है शिबली नुमानी के नाम पर, शिबली नुमानी डिग्री कॉलेज। देवबंद आंदोलन के संबंध में अन्य बातों को आप अगर ध्यान से समझें तो पहली बात मैंने कहा कि यह इस्लाम में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं चाहता। दूसरी बात कहा कि इसके प्रमुख संस्थापकों में मोहम्मद कासिम ननौतवी और रशीद अहमद गंगोही हैं। प्रारंभिक नेता ये थे, लेकिन मैंने कहा कि बाद में अबुल कलाम आजाद, शिबली नुमानी जैसे लोग जुड़े, जिसमें शिबली नुमानी ने लखनऊ में नदवत उल उलेमा की स्थापना किया, एक स्कूल है, और इन्होंने कोशिश किया कि इस्लाम की परंपरागत शिक्षा के स्थान पर आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए। इनका केंद्र सहारनपुर है, और मैंने कहा इन्होंने अलीगढ़ आंदोलन का विरोध किया तथा सर सैयद अहमद खां के खिलाफ फतवा तक इन लोगों ने प्रारंभ में जारी किया। कुल मिलाकर इनकी गतिविधियों का केंद्र आज भी सहारनपुर बना हुआ है, और कुछ परिवर्तनों के साथ आज भी ये सहारनपुर से और अन्य केंद्रों से भारत में इस्लामिक प्रणाली को, इस्लामिक सामाजिक सुधार तथा इस्लामिक शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। इन्होंने एक अंतिम बहुत ही महत्वपूर्ण बात, देवबंद आंदोलन के नेताओं ने मुस्लिम युवाओं को प्रेरित किया कि आप कांग्रेस में शामिल होइए और राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, तो समझिएगा, देवबंद आंदोलन ने मुस्लिम युवाओं को प्रेरित किया, मुस्लिम युवाओं को प्रेरित किया, इसलिए दो बातों के लिए कि आप कांग्रेस में शामिल होए, कांग्रेस में शामिल होइए, और दूसरी बात कि आप अंग्रेजी साम्राज्य के खिलाफ यानी ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध क्या करें, तो ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध आप, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो मुस्लिम युवाओं को प्रेरित किया, और दूसरा मैंने कहा कि ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, तो क्या करें, तो ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध कार्य करें या कांग्रेस के मन से उनके खिलाफ कार्य करें। इस तरह से आप देखेंगे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट इनका भूमिका रहा है राष्ट्रीय आंदोलन को लेकर के, क्योंकि जहां पर सर सैयद अहमद खां कांग्रेस के मन से युवाओं को, मुस्लिम युवाओं को दूर करना चाहते हैं और कांग्रेस का खुलकर विरोध करते हैं, वही आप ध्यान दीजिए, देवबंद आंदोलन कांग्रेस की स्थापना का स्वागत करती है तथा मुस्लिम युवाओं को और लोगों को कहती है कि आप कांग्रेस के मंच से न केवल कांग्रेस में शामिल होइए, बल्कि कांग्रेस में शामिल होकर आप युवाओं को साम्राज्यवादी ब्रिटिश शासन का विरोध करना चाहिए। तो इस तरह से यह कहीं ना कहीं एक राष्ट्रवादी इसका चरित्र दिखाई देता है। सर सैयद अहमद खां के विरुद्ध इसका एक राष्ट्रवादी चरित्र दिखाई देता है, और इसी कड़ी में देवबंद आंदोलन का राष्ट्रवादी चरित्र यही था कि वो राष्ट्रीय आंदोलन का समर्थन करती नजर आती है और साथ ही साथ कांग्रेस का भी समर्थन करती नजर आती है इस आधार पे। तो दोस्तों, आज हम लोगों ने इस्लाम धर्म में जो भी सुधार आंदोलन हुए उसका संक्षेप में एक चर्चा किया गया। याद रखिए, जो चर्चा मैंने सर सैयद अहमद खां और देवबंद के बारे में किया है, यहां से मुख्य परीक्षा में भी प्रश्न आ सकते हैं। प्रारंभिक परीक्षा में जो भी प्रश्न पूछे आप आराम से टैकल कर सकते हैं। केवल इसके साथ विगत वर्षों के प्रश्न पत्र सॉल्व करिए, मैं आपको सॉल्व भी कराऊंगा विगत वर्षों के प्रश्न पत्र। एक भी प्रश्न आपका यहां से नहीं छूट सकता, ना फैक्चुअली ना कॉन्सेप्चुअली। इसलिए अब तक के लिए नमस्कार, फिर मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।